नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरतानिया में पाकिस्तानी काउंसुलेट के बाहर कौम परस्तों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में गहराया सैलाब का खतरा और निशात बाग में खास सफाई मुहिम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी अवाम पर पुलिस और फौज का शिकंजा कसता जा रहा है। अवाम को जल्द से जुलूस मुनक्किद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। मुखालफत में उठने वाली किसी भी आवाज को फौरन दबाना इन लोगों की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहा है। गुज़श्ता रोज भी रावलाकोट और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दीगर शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हुए थे, जिसके बाद बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात से डरने की बजाय अवाम फिर से एहतजाज में जुट गए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ही नहीं बल्कि बरतानिया में भी कौम परस्तों का एहतजाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मायूस अवाम अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान की जातियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मजीद तफसील देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हालिया दिनों बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर कौम परस्त जमातों की कॉल पर एहतजाज का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की ज़्यादतियों को उजागर करना था। इलाके पर काबिज पाकिस्तान ने जिस तरह से गुज़श्ता दिनों रावलाकोट में बिजली कटौती से निजात की मांग कर रहे लोगों पर तशद्दुद बर्पा किया और ये सिलसिला अब भी जारी है, उसकी इन लोगों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसके साथ ही पाकिस्तान से आज़ादी की मांग भी दोहराई। पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर हुक्मरान जो पाकिस्तान के हैं उन पर यह वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा है, उसके अंदर जो हमारे साथी वतन परस्त वो बहादुर लोग जो पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ अपने वसाइल के हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम उनकी जदोजहद के साथ हैं। वो अकेले नहीं है और हम पाकिस्तान के सफारत खाने जहां कहीं भी है दुनिया में, उसके बाहर खड़े होकर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तानी माफियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौम परस्तों ने ये तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की आज़ादी को दबाना चाहता है। एहतजाज में आए लोगों के मुताबिक दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नाम निहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है। लेकिन हालिया दिनों रावलाकोट में जिस तरह लगातार पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हुआ, कौम परस्तों की गिरफ्तारी हुई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो उनको जो है पुरअमन एहतजाज जब वो कर रहे थे उन पर तशद्दुद किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया, उनको पुलिस स्टेशन पे टॉर्चर किया गया। हमारे एक साथी हैं चादर और चार दीवारी को बवाल किया गया। हमारे एक साथी है आबद अजीज, जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके जिस्म को काटा गया, जिस्म को काट कर उनके जख्मों पर जो है नमक और मिर्चें डाली गई।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तानी गुलामी में जिंदगी बसर करते हुए 7 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज तक यहाँ के अवाम के किसी भी मसाइल का अजाला नहीं हो सका। कहने को यहाँ वजीर आजम और प्रेसिडेंट जैसे ओहदे हैं, जमहूरियत का माखौल उड़ाते असेंबली और उसके लीडरान हैं, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तानी फौज ही यहाँ निज़ाम चलाती रही है। यहाँ जो हुकूमत के पास थोड़े बहुत इख्तियार थे भी, अब उसे भी ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। आइन को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 15वीं आइनी तरमीम की जा रही है, जिसकी जोरदार मुखालिफत हो रही है। और तनवीर इलियास आपको ये पैगाम देते हैं कि अगर ये सिलसिला बंद न हुआ तो ये एहतजाज लंदन में होंगे, बर्मिंघम में होंगे, मैनचेस्टर में होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। और हम तुमको ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम बरतानिया में दाखिल हुए तो हम तुम्हारा इस्तेकबाल जूतों के जरिए करेंगे और हम तुम्हें इस सरजमीन में दाखिल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की मसनदे इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासी जमातों ने अपने आप को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में इलाके पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। ऐसे हुक्मरानों के किरदार पर भी अक्सर सवाल उठते आए हैं। ये जलसा भले ही बरतानिया में हुआ हो, लेकिन यहाँ मुद्दे पूरी तरह पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के ही छाए रहे। लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ की पाकिस्तान के खुफिया अदारों और पाकिस्तान की फौज को कहूँगा कि जब बांग्लादेश से वापस आए थे तो पाकिस्तान के एक इस्लामी शायर ने कहा था कि तुम पेशेवर कातिल हो, तुम सिपाही नहीं हो। कत्ले बंगाल के बाद बोलान में भी शहरियों के गले काटने आए हो। मैं इसकी तरमीम के साथ ऐड करता चलूं कि ये बलोचिस्तान में गले काटने के बाद, ये वजीरिस्तान में गले काटने के बाद, ये कराची में गले काटने के बाद इन्होंने अब कश्मीर का रुख किया हुआ है। लेकिन खुदा की कसम करके कहता हूँ, 56 में भी गए थे, अपनी बेटे वहाँ छोड़ के आए थे। अब भी ऐसा होगा आपके साथ, लेकिन अब की बार लोग ज्यादा मुनज़्ज़म है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से लेकर बरतानिया तक भारी तादाद में मुसलसल हो रहे एहतजाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि अब फिजा बदल रही है। कई दिनों से मुसलसल जारी इन एहतजाज ने ये साबित कर दिया है कि अब इन लोगों को दबाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी फोर्सेस आउट, आउट। पाकिस्तानी फोर्सेस आउट, आउट। बरतानिया में हो रहा एहतजाज ये बताता है कि ये मामला तूल पकड़ चुका है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मुख्तलिफ सियाहती मकामात की ओर दुनिया भर से सैयाह रागिब होते रहे हैं। इनमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट के मुगल गार्डन्स भी शामिल हैं, जिन्हें सजाने, संवारने व साफ व शफाफ बनाने में इंतजामिया कोशा रहती है। इसी कड़ी में आवाम को भी इन मारूफ विरासत की सफाई के कामों से जोड़ने के लिए हालिया दिनों फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और तालीमी महकमे की जानिब से निशात बाग में सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुगलिया वक्त के दौरान तैयार किए गए मुगल गार्डन्स माजी का ऐसा झरोखा है जिन्हें देखकर लोगों को उस दौर के रहन सहन के बारे में पता चलता है। ऐसे में इन अहम तरीन कदीमी विरासत को आने वाली नस्लों के लिए सहेजने और इन्हें साफ सुथरा रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते रहे हैं, जिनमें सफाई मुहिम भी शामिल है, जैसा कि गुज़िश्ता रोज निशात बाग में देखने को मिला। हमारे जो पब्लिक गार्डन्स है ये तो थॉरोली थ्रू आउट द ईयर जो है ये यूज़ होते हैं। पब्लिक यहाँ पे विजिटर्स आते हैं,
جو ہیریٹیج گارڈنز ہے وہاں پہ بھی لوگ بہت کثیر تعداد میں آ جاتے ہیں سر. تو ہمارا جو سٹاف ہے ہم روز کلیننس ڈرائیو کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم نے گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز تھی اس کے مطابق پھر ہم ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بھیجے تاکہ ایک ماحول بن سکے, اویئرنیس کا پروگرام, لوگ اویئر ہو, اسٹوڈنٹس بھی اویئر ہو, ہمارا اسٹاف بھی اویئر ہو, اور جو بھی یہاں پہ وزٹرز ہو وہ بھی اس کو دیکھ کے متاثر ہو کہ مطلب صفائی کی کتنی ضرورت ہے. رنگ برنگے پھولوں و سبز و شاداب درختوں سے سجے ان باغ میں سیر و تفریح کے لیے بڑی تعداد میں سیاح پہنچتے رہے ہیں. اس کی تاریخی پہچان کو برقرار رکھنے کی اس صفائی مہم میں عوام, خاص طور سے یوتھ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کے لیے باغبانی محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ آس پاس کے علاقوں کی اسکولی طالبات نے بھی باغ میں الگ الگ جگہوں کی صفائی میں اپنا ہاتھ بٹایا. یہ طالبات صفائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ بینرز, پوسٹرز کے ذریعے لوگوں کو کلینلینس کی اہمیت کے بارے میں بیدار کرتی نظر آئیں. اگر ہم دیکھیں تو کلیننس سب سے بڑا سٹیپ ہے ہم سب کے لیے. اپنے آپ کو پیور رکھنا, اپنے انوائرمنٹ کو پیور رکھنا, یہ ہمارا سب سے بڑا سٹیپ ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے ماحول کو کلین نہیں رکھیں گے, ڈفرینٹ ڈیزیزز ہے جو آ سکتی ہے ہمارے اندر ہی. ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس وجہ سے. اگر ہم دیکھیں گے ہماری جو ایئر ہے سب سے زیادہ ہمیں اس کو بھی کلین رکھنا ہے. جنت سریخے کشمیر کے مغل گارڈنز میں نشاد باغ خاص اہمیت رکھتا ہے اور شری نگر آنے والا کوئی بھی سیاح سب سے پہلے یہیں آتا ہے. ان سیاحوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انجانے میں ہی صحیح ان وراثت کو متاثر کر دیتے ہیں. ایسے میں اس خاص ڈرائیو میں شامل طالب علموں نے یہاں کے خوبصورت ماحول کو اور بھی پرکشش بنانے میں مقامی عوام کے ساتھ سیاحوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی بات کہی. ان فیوچر ہم لڑکیوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم لڑکوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آگے آئے اور ہمارا ہی کشمیر ہے, ہمارے ہی لینڈ کو صاف کرے. خود کا لینڈ ہے ہمارا, ان کو صاف کرے. ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, وہ ہمارے مہمان ہیں, دے آر بلاؤڈ ونس, اور ان کا بھی فرض بنتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں ہم ان کا ماحول کلین رکھتے ہیں, اور جب وہ یہاں آئے وہ بھی ہمارا ماحول کلین رکھتے ہیں. گزشتہ کچھ سالوں سے شری نگر کو عالمی معیار کا بنانے کے لیے الگ الگ محکموں کی جانب سے تعمیر و ترقی و خوبصورتی کے کام کیے جا رہے ہیں. شہر کے مختلف قدرتی اور آبی وسائل کو صاف رکھنے کی مہم میں عام عوام کی حصہ داری کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اس کڑی میں اعلیٰ تاریخی حیثیت رکھنے والے ان خاص باغات کی صفائی مہم آئندہ وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی وراثت کو تحفظ دینے کے لیے جاگروک رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. قیصر جاوید نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے نکیال علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام نے 15ویں ترمیم, ٹورازم اتھارٹی اور بجلی کٹوتی کے خلاف احتجاج کیا. پاکستان کی طرف سے اس خطے کی حیثیت میں ذرا سی بھی تبدیلی کرنے کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے. پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں جھکیں گے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کے حامی سیاستدانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. کیپٹل جرنلزم فورم نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیپا ویلی کے مقیموں نے ٹنل کا تعمیری کام جلد سے جلد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انفارمیشن اینڈ پی آر پنچ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اے سی ایس ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ پی ایم کسان کے سبھی بینیفیشریز کو یقینی طور پر فائدہ ملے.
जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय फौज की जानिब से जिला बडगाम के चारी शरीफ इलाके में हर घर तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में 70 से ज्यादा बाइकर्स ने शिरकत की और लोगों में वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी का जोश भरा। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि गुलमर्ग का खूबसूरत मंजर। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV ने जम्मू कश्मीर में भारत के हिफाजती अमले की कार्रवाइयों से मुताल्लिक अपनी झूठी मुहिम की खबरों को बदस्तूर जारी रखा हुआ है। ऐसा कोई दिन कभी नहीं गुजरता जब PTV गलत खबरें न चलाता हो। इस झूठी मुहिम के तहत वो दहशत गर्दों का बचाव भी बखूबी करता है, उनकी कार्रवाइयों को जायज ठहराता है और उनकी सफाई पर आंसू बहाता है। अब आपको बताते हैं कि जिला बडगाम में दहशत गर्दों के छिपे होने की मुसद्दका इत्तिला मिलने के बाद हिफाजती अमले ने इलाके का मुहासरा किया। इसी दौरान इलाके में छिपे दहशत गर्दों ने हिफाजती अमले पर गोलीबारी की और मुठभेड़ का आगाज हुआ। ये दहशत गर्द एक रिहायशी मकान में छिपे हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले आम शहरियों को वहां से निकाला, फिर दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कुछ दिनों के अंतराल के बाद गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर से सैलाब की चपेट में आ गया है। ऐसा लगता है कि यह कुदरती तबाही मानो इस साल गिलगित बल्तिस्तान का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अलग अलग वक्त में मुख्तलिफ इलाके इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। गिजर, हुंजा, यासीन वगैरह अभी सैलाब की तबाही से उबरे भी नहीं थे कि गिलगित के मुख्तलिफ इलाके जैसे शकारगोई सैलाब की जद में आ गए। इस वजह से आवाम को बेघरबार होना पड़ा है। वही दुखभरी दास्तान जो अभी तक दीगर अजला के मकामियों को पेश थी, अब जिला गिलगित वाले भी उसका सामना करने को मजबूर हैं। खित्ते की दारुल हुकूमत होने के बावजूद यहाँ इंतजामात बेहद नाकिस किस्म के हैं, जिससे इनकी मुसीबतें दोबाला हो गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखने को एक बार फिर से मजबूर है। पुल टूटने का कुछ ऐसा ही हौलनाक नजारा इस खित्ते के लोगों ने 2 महीने पहले तब देखा था जब हुंजा का ब्रिज सैलाब की नजर हो गया था, और अब एक बार फिर से वैसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से लोहे के पुल का टूटना नहीं है, बल्कि ये सबूत है तामीर में बदउनवानी, घटिया मटीरियल का इस्तेमाल और हद दर्जे की लापरवाही का। अब कैसे अवाम उफनता दरिया पार करेंगे? कैसे वो अपने घर जाएंगे? कैसे जरूरी सामान लेने बाजार तक पहुंचेंगे? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिरे से नदारद है। पुल गया, पुल गया, पुल गया, पुल गया, ये देख पुल गया, पुल ले गया, उछार का पुल फिर ले गया, आ गया सैलाब। सवाल उठता है कि इस सैलाबी तबाही का जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत तो कह देगी कि हमें तो इख्तिदार में आए अभी 1-2 बरस ही हुए हैं। जब ये पुल या सड़क बनी थी जो अब बह चुकी है, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, इसलिए हमसे सवाल मत करिए। यही सवाल अगर पहले की हुकूमतों और उनके हुक्मरानों से होगा तो वो इसका ठीकरा या तो अहलकारों या फिर ठेकेदारों के सर पर फोड़ेंगे। बात वहां से निकलकर ब्यूरोक्रेट्स और फिर इस्लामाबाद और फौजी जनरलों तक जाएगी और उसके बाद सारा शोर थम जाएगा। रहा सवाल अवाम का, तो वो तो पहले से ही मुतासिर हैं और सैलाबी तबाही से वो बदहवास हुए पड़े हैं। तकरीबन रात को 2 बजे के बाद पहला फ्लड आया यहाँ पे, तो वहाँ पे मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी सेफ्टी की। उसके बाद लोग थम गया सैलाब, तो लोग डिस्पर्स हो गए वहाँ से, यहाँ से। तो उसके बाद हम घर वालों को दूसरी सेफ जगह पे शिफ्ट करने के बाद आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, तकरीबन नींद का गलबा था। तो अचानक फ्लड आया, बहुत तेज और बड़ा।
اس کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچاؤ کے اقدامات کیے۔ پہلے سیلاب کچھ سال بعد آتا تھا، پھر ہر سال آنے لگا، اور اب تو ایک سال میں کئی بار قسطوں میں آتا ہے۔ ضلع شہر اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں سیلابی ریلا بہنے لگا ہے جو اب تک محفوظ سمجھے جاتے تھے، اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہاں بارش کم ہو یا زیادہ علاقہ پوری طرح محفوظ رہے گا، لیکن اب ایسی باتیں صرف خوش فہمی سمجھی جاتی ہیں۔ ایک بات جو ہر معاملے میں کامن ہے وہ ہے حکومت کا ناکارہ پن۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈ، مڈ سلائیڈنگ، ٹوٹے ہوئے گھر، خراب ہوئی فصلیں، بہتر درخت، ایسے انیک مسئلے ہیں جن کا سمادھان فوراً سے پیشتر نکلنا چاہیے، لیکن حکومت اپنی ذمہ داری اسی میں مکمل سمجھ لیتی ہے کہ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ریسکیو 1122 کو تو متاثرہ جگہ پر روانہ کر دیا ہے۔ ہمارا جو مین چینل ہے سکارو کی جو مین چینل، اس سے پوری سکارو کی سیراب ہوتی ہے، اس ٹائم مکمل طور پر کٹ ہے، اور یہ دریائی کٹاوٹ سے بھی متاثر ہے اور فلڈ نالے سے بھی متاثر ہے۔ بیچ میں جو ہمارا مین چینل، اس کو فوری بحال کرنے کے اور ایمرجنسی بیس پر اس کو بحال کرنے کی شدید ضرورت ہے، اس کو بھی کرے، اور دیگر ہمارے چھوٹے ایشوز، پانی جو پچھلے سے بحال پانی تھا وہ بھی اس ٹائم کٹ چکا ہے، پائپیں وغیرہ ان کو بھی بحال کیا جائے۔ سیلاب ہر سال آتا ہے، لیکن حکومت کے پاس اس سے نپٹنے کی تیاری صفر ہی دکھائی پڑتی ہے۔ کوئی مشکل حل جیسے باندھ بنانا، پل کی مرمت، سڑکوں کی ریپیئرنگ جیسے کام تو کیے ہی جا سکتے ہیں جس سے ڈیمیج کم سے کم ہو۔ شجرہ کاری مہم پر زور دیا جائے جس سے مٹی کے کٹاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ ایسے کام ہیں جن میں عوام کی مدد بھی لی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے صاف نیت اور ایمانداری ہونی چاہیے جو موجودہ وقت کے کسی بھی حکام بالا میں دکھائی نہیں دیتی۔ سیلاب سے بحال گلگت والوں کو اب کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ بہرحال ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں کشمیر کے بہتر ہوتے تدریسی نظام سے بڑی تعداد میں طالب علموں کو فائدہ ملا ہے۔ اسی کڑی میں جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز کے ہونہار مقامی طالب علموں کو ملک کے مختلف علاقوں میں چلائے جا رہے انڈر گریجویٹ پروگراموں میں اسکالرشپ دینے کے لیے خصوصاً PMSSS یعنی پرائم منسٹرز اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے لوئر اور مڈل کلاس فیملیز کے بچے اس کا بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس کے مد نظر ضلع کٹھوعہ میں اسپیشل اسکالرشپ اسکیم سے وابستہ انٹریکٹیو اویئرنیس ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ہے ضلع کٹھوعہ کا گورنمنٹ ڈگری کالج۔ یہاں طالب علموں کے لیے پرائم منسٹر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کے تحت انٹریکٹیو اویئرنیس ورکشاپ کم کاؤنسلنگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس بیداری پروگرام کا مقصد یہاں آئے خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والے کنبوں کے بچوں کو وہ سبھی اہم جانکاریاں مہیا کروانا تھا جس سے انہیں ملک کے دوسرے حصوں کے کالجوں میں جا کر اپنی پڑھائی کے لیے ایڈمیشن اور اسکالرشپ حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے تحت منعقد ورکشاپ میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے اپنا رجسٹریشن کروایا۔ جموں کشمیر اور لداخ کے بچے جو ہیں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں، ان کو اگر چھوٹی سی ایک پلیٹ فارم مل جائے، سپورٹ مل جائے اور یہ کچھ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں ایک اسکیم ہے جس کو بولتے ہیں پرائم منسٹر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم۔ یہ اسکیم صرف جموں کشمیر اور لداخ کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں 5000 سیٹس ہیں جس میں 2070 جنرل کورسز کے لیے ہیں، 2830 جو پروفیشنل کورسز کے لیے ہیں، اور 100 جو ہیں وہ سیٹس میڈیکل کورسز کے لیے ہیں جس میں بچے BDS MBBS وغیرہ کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم میں رجسٹریشن پروسیس، ایپلیکیشن سبمیشن، ویریفیکیشن، انسٹیٹیوٹ سلیکشن، ایڈمیشن اور کورس سلیکشن جیسے اہم محاذ پر صحیح جانکاریوں کے ابھاؤ میں اکثر غلطیاں ہونے کے امکان بنے رہتے ہیں۔
ऐसे फैसला कुन मोड़ पर होने वाली ये गलतियां तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को ही मुतासिर कर देती हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कठुआ में मुनक्किदा वर्कशॉप में शरीक माहिरीन ने तलबा तालिबात को इस मंसूबे के बारे में तफसीली मालूमात दी। इन इक़दामात से तालिबे इल्म काफी मुतमईन दिखाई दिए। हमें बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट के लिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला इस स्कीम के लिए। और जो हमें बता रहे हैं इधर, खासकर सर उन्होंने बताया कि जो फॉर्म फिल किया है इसके बारे में हमें इतनी नोटिफिकेशन और इतना नॉलेज नहीं था। तो सर ने बताया कि जब आपको स्टेट का सिलेक्शन करना है, उनके ध्यान में देखना है कि आपने किस बेस पर करना है। जैसे मैंने PSM की है, PCM की है, और ख़ासकर मैं कंप्यूटर के लिए इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। और सर ने मुझे बताया कि अगर आपने कंप्यूटर की करनी है, देखना है कि कंप्यूटर को नेट में सर्च मारिए, जहाँ भी मारिए, देखिए कहाँ कहाँ कॉलेज अच्छे हैं, और जब सिलेक्शन दोगे तो उस हिसाब से देना है कि आपको उधर फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि नुकसान हो। जैसे आपने BCom की है, या BSc की है, या BA की है, उसके हिसाब से आपने सिलेक्शन करनी है, और ख़ासकर अपना भी देखना है कि आपको कहाँ प्रॉफिट मिले। स्कूली तालीम हासिल करने के बाद तालिबे इल्मों की यही ख्वाहिश रहती है कि मुल्क के दीगर शहरों में जाकर अच्छे कॉलेजों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसमें कॉलेज की फीस से इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन ना पैदा हो, इसके लिए कठुआ समेत जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों के लिए प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम बड़ी नेमत साबित हुआ है। इस कौमी मंसूबे में मिल रहे इतने सारे फायदों को देखते हुए मकामी तालिबे इल्मों में अपने करियर को लेकर काफी इत्मीनान है। प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा रहा। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशंस मिली, क्या करना है क्या नहीं, बाहर जाके क्या करना है। इसमें 2000 सीट्स हैं, इसमें मेडिकल्स, नॉन मेडिकल्स, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं सारे, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस की जो मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों से जुड़ी बातों से इन्हें आरास्ता कर सके, ताकि ये नौजवान अपने करियर को बेहतर तरीके से संवार सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।